प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितराम सिंह, विभाग अध्यक्ष लोक प्रशासन, श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज अपने जो टॉपिक है ये है भारत में जो लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है, इसमें जो प्रशासनिक संस्थाएं इनकी क्या भूमिका है। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटियाँ होती हैं, उन डेमोक्रेटिक सोसाइटियों के बारे में हम बात करें तो क्योंकि भारत भी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, हमारे यहाँ भी लोकतंत्र को लागू किया गया है, तो इसके बारे में हम आज इसी टॉपिक पर विचार करेंगे कि आखिर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोकतांत्रिक समाज में किस प्रकार अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, या फिर ये हैं क्या, इसके जो अर्थ, मीनिंग और इसके जो आयाम हैं, आयाम से आज से लिया जाता है कि इसकी जो कार्य प्रक्रिया है वो संपूर्ण कार्य प्रक्रिया किस प्रकार संचालित की जाती है। तो आज इसके बारे में हम संक्षिप्त में यही उल्लेख करेंगे कि इसका अर्थ और अर्थ को लेकर जो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने जो विचार अभिव्यक्त किए हैं उनके बारे में भी, और साथ ही इस लोकतांत्रिक समाज में जो प्रशासनिक संस्थाएं इस लोकतांत्रिक समाज को किस प्रकार ये आगे बढ़ाने में अपने जो दायित्व हैं उनका निर्वाह करती हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक समाज में जो प्रशासनिक संस्थाएं, इसका अर्थ और अर्थ के साथ ही इसके जो आयाम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लोकतंत्र में जैसा कि आपको पता ही है, जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर, जो ग्रीक भाषा के जो दो शब्द हैं, एक तो डेमोस जिसको लोक के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है क्रेटिया। जो क्रेटिया है उसको सत्ता के नाम से हिंदी में अगर बात करें तो सत्ता से जाना जाता है। तो इन दोनों शब्दों को अगर हम बात करें तो मिलकर ही लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के जो लोगों की सत्ता या की बात करें, जो शासन है अर्थात जो सरकार है, उसका जो रूप है, उस रूप को बनाने के लिए जो जनता ही सर्वोपरि होती है, और जनता ही सर्वोपरि होने के कारण क्योंकि इसको लोकतंत्र का जो नाम दिया गया है, लोग जनता के तंत्र मान के जो सरकार बनाने में जो अहम भूमिका होती है वो जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता के लिए ये कार्य करती है। इसके अगर बात हम समाज इसको अलग अलग अर्थों में जो विभक्त किया है अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में, उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम गिडिंग्स जो विद्वान हुए, उस गिडिंग्स के अनुसार जो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र न केवल शासन की एक प्रणाली है, बल्कि ये राज्य और समाज की एक ऐसी विशिष्ट दशा है जो संयोग व समुच्चय है। यानी कि अगर हम बात करें तो गिडिंग्स के अनुसार जो परिभाषा इन्होंने दी है इस प्रशासनिक संस्थाओं की जो लोकतंत्र में अहम भूमिका उनके बारे में, कि लोकतंत्र में ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं ये अपने राज्य और समाज इसको एक विशिष्ट प्रकार की जो दशा प्रदान करती हैं, ये इनकी महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है। साथ ही प्रोफेसर सीले ने इसके बारे में जो कहा है, उनका कहना कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। यानी कि उसमें यह नहीं देखा जाता कि कोई आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से या कई अन्य दृष्टियों से कोई पिछड़ा हो, कमजोर हो, उनको सबको एक ही अधिकार प्रदान किया गया है। और लोकतंत्र में क्योंकि एक जो सरकार का जो रूप है और उसको बनाने में प्रत्येक व्यक्ति की उतनी ही भागीदारी होगी जितना कोई आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो या किसी भी प्रकार से और संपन्न हो, लेकिन कमजोर व्यक्ति को भी वही अधिकार प्रदान किए गए हैं जिसे हम मताधिकार का प्रयोग कहते हैं। साथ ही अगर हम बात करें ब्रायस, तो विद्वान हुए जो ब्रायस ने कहा था कि जनतंत्र अथवा लोकतंत्र शब्द हीरोडोटस के काल से ही एक ऐसी सरकार की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है जिसमें राज्य की शासकीय शक्ति किसी एक वर्ग या कुछ वर्गों में सन्निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। यानी कि इसमें अगर हम बात करें, ब्रायस ने जो अपने शब्दों में जो अभिव्यक्त किया है लोकतंत्र को, इनका कहना था कि इसमें संपूर्ण समाज में जितने भी जो सदस्य हैं और उस राज्य की जो सीमाएं हैं, उस सीमाओं के अंतर्गत निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही अधिकार प्रदान किया जाएगा जो अन्य व्यक्तियों को प्रदान किया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और उस प्रत्येक व्यक्ति को उस सरकार को बनाने में अपनी जो भूमिका है वो बराबर की भूमिका होगी। किसी प्रकार का कोई उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और एक तरह से अगर हम बात करें तो संविधान में जो समानता का जो अधिकार प्रदान किया गया है उसी के बारे में ब्रायस का ये कहना है। इसके बारे में अगर हम बात करें
तो सभी जैसा कि विदित है डेमोक्रेसी को लेके जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, और उन्होंने अपने शब्दों में जिस प्रकार इसको अभिव्यक्त किया कि जो डेमोक्रेसी है, उनसे जब पूछा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, तो उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में अपने शब्द अभिव्यक्त किए, बहुत ही संक्षिप्त रूप में इसको समझाने का प्रयास किया। और आज वर्तमान में अगर हम देखें तो उनकी जो एक मान्यता, जो उनके जो शब्द थे, उनको सर्वोपरि शब्दों माने गए। और जैसा कि उनका जो कहना था कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है, तो उनका कहना कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। तो अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में जो जनता ही है और जनता ही सर्वोपरि होती है, और क्यों कि जनता का ही इसमें जो रूप है वो सर्वोपरि माना गया है। तो अगर हम बात करें कि लोकतंत्र की जो विभिन्न विद्वानों अपने अपने जो शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि संक्षिप्त रूप में, तो इससे स्पष्ट ये हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि लोकतंत्र शासन की वो प्रणाली है जिसमें स्वतंत्रता और समानता, ये जो दो मूल्य हैं, इन मूल्यों को ही इसमें आधार माना गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इसी के लिए अनेक जो आयाम स्वीकार किए गए हैं। जैसे मान लो अब इसमें जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं और जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, ये अपनी जो अहम भूमिकाएं निभाती हैं। उसमें लोकतंत्र के जो शासन है, एक प्रकार के रूप में अगर हम समाज की जो अवस्था है उसके बारे में अगर हम बात करें तो मानव मन की जो मनोवृत्ति के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। और शासन के एक प्रकार के रूप में अगर हम बात करें तो लोकतंत्र जहां प्रत्येक नागरिक की शासन में जो भागीदारी होती है उसको भी ये सुनिश्चित करता है। साथ ही वहीं जीवन के जो जैसे सामाजिक दर्शन के रूप में अगर हम व्यक्ति की बात करें तो सामाजिक समता, समानता को जो आदर्श रूप प्रस्तुत किया जाता है, एक प्रतिष्ठा के रूप में भी अगर हम बात करें तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में भी लोकतंत्र अपने आप में एक प्रत्येक व्यक्ति को एक सामाजिक समता प्रदान करता है। साथ ही आर्थिक दर्शन के रूप में अगर हम स्वीकार करना चाहें तो सरकार का ये दायित्व हो जाता है, और सरकार को ये दायित्व नहीं बल्कि ये कि आरोपित भी करता है कि ऐसे समाज का जहां निर्माण किया जाए जिसमें गरीबी और अमीरी की कोई अंतर ना हो, और साथ ही समाज के आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनका क्षेत्रों का ऐसा उत्थान किया जाए कि संपूर्ण समाज एक आर्थिक समानता के वातावरण में अपने आप को निर्वाह करता रहे। वो जब स्थापित करें तो उनमें किसी प्रकार का कोई अमीरी गरीबी का ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि वो उस राज्य में रहते हुए अपने जो उसको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो समानता के आधार होना चाहिए। इसी तरह अगर एक लोकतांत्रिक समाज में हम प्रशासनिक संस्थाओं का जो स्वरूप है, उस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जो मूल्य हैं अथवा उसके जो मानदंड है उनको भी हम निर्धारित करते हैं। साथ ही किसी भी देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश से उस देश की जो प्रशासनिक संस्थाएं वो कभी अप्रभावित नहीं होती। कहीं ना कहीं ये सभी प्रकार के जो सोसाइटियों के जो रूप हैं वो इन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट को भी प्रभावित करती हैं। तो अगर हम बात करें तो किसी भी देश में जहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटियाँ हैं, उन डेमोक्रेटिक सोसाइटियों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो आयाम हैं, चाहे वो सामाजिक रूप में हों, आर्थिक दृष्टि से हों, दर्शन मूल्यों की दृष्टि से हों, या आर्थिक दृष्टि के साथ साथ इसके जो विकासात्मक जो स्वरूप हैं, उन राजनीतिक दृष्टियों से अगर हम बात करें तो इन सबकी अहम भूमिका होती है और ये उसमें अपना कार्य निर्वाह करती रहती है। साथ ही अगर हम भारत के बारे में बात करें तो क्यों कि भारत भी एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है, और भारत में हमने जब स्वतंत्रता के पश्चात अगर हम बात करें तो इस व्यवस्था को हमने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ भी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी। और क्योंकि लोकतंत्र इतने वर्षों बाद हमने जो स्वतंत्रता हासिल की, उसको लोकतंत्र ही एक हमारे सामने ऐसा रूप था कि जिसके माध्यम से हम स्वतंत्रता को आगे भी बनाए रखें और प्रत्येक नागरिक में उनके जो स्वाभिमान की रक्षा के साथ ही उसको जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये संविधान के माध्यम से ही उन्हें लिखित रूप में एक ऐसा डेमोक्रेटिक सोसाइटी का रूप प्रदान किया गया जिसमें एक समाजवादी जो सोच थी, उस समाजवादी व्यवस्था को भी साथ में लागू करते हुए ये हमने स्वीकार किया है। और स्वतंत्रता के बाद ये सर्वविदित तथ्य है, किंतु भारत के संविधान में हमारे जो निर्माता थे उन्होंने इस प्रारूप को जो रचना थी उसको लोकतंत्र के जो हमारे जो देश के निवासी हैं उनकी जो विपन्नता, जो गरीबी थी उस समय, उसको दूर करने के लिए हमने एक लोकतांत्रिक समाजवादी जो चिंतन था, उस चिंतन की जो जीवन शैली थी
उस जीवन शैली की जो शासन व्यवस्था को हमने आधार बनाया है। साथ ही संविधान में अगर हम बात करें तो देश के जितने भी जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, चाहे वो आरक्षण व्यवस्था हो, नीति निर्देशक तत्वों का उसमें उल्लेख किया गया है। साथ ही निर्बल और कमजोर वर्गों के जो उत्थान के लिए इस प्रकार के हमें जो निर्देश इस समाजवादी चिंतन के आधार पर हमको प्रदान किए गए हैं। अब अगर हम बात करें कि लोकतांत्रिक समाज में हमारी जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, ये भारत में हमने जो स्वतंत्रता के उपरांत जब जैसे ही हमने 1950 में भारतीय संविधान को जनता के लिए 26 जनवरी 1950 को जो आत्मार्पित संविधान ने भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करते हुए उसके जो समस्त नागरिकों को जैसे उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक विचार की अभिव्यक्ति हो, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने का संकल्प घोषित किया गया है। साथ ही भारत के संविधान में जो प्रस्तावना में उस घोषित जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को और आगे बढ़ाते हुए उन्हें प्राप्त करने के लिए 1976 में और शब्द बढ़ाया गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जोड़ा गया। और संविधान की प्रस्तावना में जो लक्ष्य रखे गए भारत में कि किस प्रकार हम लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य जो देश घोषित किया है इसको हम स्वीकार करते हुए इसके जो दायित्व हैं उन दायित्वों को किस प्रकार हम आगे बढ़ा सकें। तो अगर हम बात करें तो ये भारत के लिए हमें ये स्पष्ट रूप में हमारी ये जो परिलक्षित हो जाता है कि हमारी जो लोकतांत्रिक समाजवादी जो समाज है उसमें जो प्रशासनिक संस्थाएं इनके जो आयाम हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।